तो बेटा अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी ग्रैंड पढ़ ली? अब बोलो मत। अभी तक हम लोगों ने तो ग्रैंड पढ़ी है, बातें हो गई। हाइपोथैलेमस के बारे में, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा पीनियल, चौथा थायराइड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्लियर है सब? ठीक है। तो आप लोग पढ़े कौन सी ग्रैंड? थायराइड। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले अगर थायराइड की बात करें तो लिखा है थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब। कितने लोब में डिवाइड होती है? एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। और कह रहा है विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड पे हमें दिखती है, ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अगले कह रहे हैं बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जिसे वो क्या बोलते हैं बेटा? इस्कमस। और ये होता है नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। अगले कह रहे हैं द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। किससे बनी होती है? फॉलिकल से। एंड इसी को बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, क्योंकि बीच में क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। अगले कह रहा है ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल। आपको पता है वहां कौन सेल होती हैं? फॉलिकुलर सेल होती हैं। इंक्लोजिंग अ कैविटी। दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसिस 2 हार्मोन। कितने हार्मोन आते हैं? एक होता है T3 और एक होता है T4। मैं इसको कॉमनली बोल देता हूँ थायरोक्सिन, ज्यादा चक्कर मत पड़ना, ठीक है? लिखा भी है, सही है। अगले कह रहा है टेट्राहाइड्रोथायरोनिन और दूसरा क्या है? यानी कि इसको बोलते हैं T4। क्या बोलते हैं? और बेटा है ट्राईहाइड्रोथायरोनिन, जिसे क्या बोलते हैं? T3। अच्छा ये बताओ यहाँ पे, मैंने कहा था थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, सही है, उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन। किसकी होती है? आयोडीन। तो बच्चा बताएगा आयोडीन के अलावा और किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन के अलावा एक अमीनो एसिड की पड़ती है, जिसे बोलते हैं टायरोसिन। क्या बोलते हैं? टायरोसिन। लेकिन आप यहाँ नहीं लिखा है तो मैं बताता हूँ ये बातें, ठीक है। कॉमनली इसी आप लोगों को थायरोक्सिन का फॉर्मेशन होता है किससे? थायरोक्सिन ग्लैंड से। अगले देखो, आयोडीन जरूरी होता है, आयोडीन तो खाना चाहिए। सही है। अगले देखो, कह रहा है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। थायराइड से तब हार्मोन बनेगा जब क्या होगा? आयोडीन का लेवल होना चाहिए। अगर अच्छा पहले आप लोगों ने कुछ सुना होगा, कहानी मैंने सुनी थी कि अगर जन्म से नमक ना खाओ तो जहर बनने लगता है, ऐसा होता है। और वो किसी काटने के बाद ही मर जाएगा, ऐसा होता है ना। अगर किसी ने जन्म से नमक नहीं खाया तो उसके अंदर ये हार्मोन ही नहीं बनेगा। और ये हार्मोन मैं बताऊंगा क्या क्या फंक्शन करता है, तुम्हारे सारे फंक्शन हो जाएंगे। आदमी दूसरा नहीं मरेगा, जो नहीं खाएगा वही मर जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए नमक खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आयोडीन, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। मतलब अगर हमारे खाने में क्या है? आयोडीन की कमी है, तो कह रहा है रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यानी कि आपने देखा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे आपने जो इनके सोयल कर जाता है। ये गठिया नहीं बोलते हैं, वो अलग होता है, वो तो जोड़ों में दर्द होता है तो उसे बोलते हैं। यहाँ इसे ग्वाइटर बोलते हैं। घेंगा, गठिया अलग होता है, ये घेंगा होता है। अब यहाँ पे देखो, समझो बेटा, अगर एक बार बताओ, एक चीज समझो यहाँ पे, इधर देखो, आपको पता है हमारे यानी कि मैं बोल सकता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से हार्मोन बनता है TSH। कौन सा बनता है? TSH, सही है। और ये अगर ऐड करता है किस पे जाके? थायराइड ग्लैंड पे। किस पे करता है? तो मैं ऐसे लिखता हूँ TSH अगर ज्यादा होगा, TSH का सीक्रेशन होगा, तभी तो थायरोक्सिन का सीक्रेशन होगा, सही है। अब देखो ये मैं बोल सकता हूँ थायराइड ग्लैंड से बनवाता है क्या? थायरोक्सिन। क्या बनवाता है बेटा? अब यहाँ पे एक बात सुनो मेरी, ये इनलार्जमेंट क्यों हो जाता है? किसका? इस ग्लैंड का। ये इसलिए हो जाता है, अगर मान लिया आपने नमक नहीं खाया, क्या नहीं खाया? अगर आप नमक नहीं खाओगे
तो यहाँ पे नमक की, अगर नमक की कमी है तो इसका मतलब ये हार्मोन नहीं बनेगा, ये हार्मोन नहीं बनेगा ना, ये हार्मोन नहीं बनेगा तो इसका जो फीडबैक जाता है वो इस ग्लैंड पे जाता है, किस जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और ये क्या करती है, टीएसएच का सीक्रेशन क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और जब ये बढ़ा देगी तो इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, किस पे, थायराइड ग्लैंड पे, और इसीलिए इसकी सेल जो होती है, या मैं बोल सकता हूँ ग्लैंड, वो क्या कर जाती है, स्वेल, यानी कि फूल जाती है। तो फूल इस वजह से नहीं जाती है, किस वजह से आती है कि आयोडीन नहीं खाया हम लोगों ने, उसकी वजह से थायरॉक्सिन नहीं बना, हालांकि ये ग्लैंड से ही होती है बिल्कुल, सही है। और दूसरा इसका फीडबैक कैसे पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी क्या करेगी, टीएसएच का सीक्रेशन बढ़ाएगी, और इस सीक्रेशन बढ़ाएगी, उसका मतलब इस थायराइड ग्लैंड पे क्या पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, और इससे इसकी सेल क्या हो जाएंगी, सोइल कर जाएंगी, और बेटा उसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में गेंगा रोग, क्या बोलते हैं, जिसमें इसका ये क्या हो जाती है, बड़ी जाती है, और आपने देखा होगा ये सूज जाती है बहुत ज्यादा, और ऐसा लगता है कितना बड़ा यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। अगले देखो, हाँ देखा है आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है, देखा होगा सबने, देखा है तुमने, तो सही है, अच्छी बात है। इसके बाद देखो अगले, यहाँ पे देखो बेटा, अब कह रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब क्या है, हाइपो का मतलब होता है कमी, और हाइपर का मतलब ज्यादा। अगर कह रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बेटा, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हाई जो थायरॉक्सिन है, अगर उस हार्मोन की कमी है तो जो बच्चा होता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ देखो कह रहा है कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिनिन, क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे कह रहा है स्टंटेड ग्रोथ, उसका मतलब भी क्या हुआ बताओ, उसका भी तो मतलब ये हुआ डार्क स्किन, मतलब बौनापन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता रहा था, वहां भी बताऊंगा। इन दोनों का मतलब यह है, अगर यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, सही है, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसका आईक्यू लेवल, ब्रेन से मेंटली आईक्यू लेवल सब कुछ कम होगा, और वहां पे क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, खाली हाइट का डिस्टेंस होगा बस, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाओ, अगर इसकी कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रही है तो इसका मतलब सिम्टम्स आए, जो बच्चा वो जो ग्रो कर रहा होगा वो ग्रोथ सही से नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिनिन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिनिन, समझ गए आप लोग। तो क्रिटिनिन को भी हम एक टाइप का बोल सकते हैं स्टंटेड ग्रोथ का मतलब सिम्टम्स होता है, ग्रोथ नहीं होगा किसका, बच्चे का। दूसरा देखो कह रहा है बेटा मेंटल, क्या लिखा है, मेंटल रिटार्डेशन, इसका मतलब होता है सिम्टम्स दिमाग से हल्का, हल्का बोलो या पागल बोलो, ऐसे बोल सकते हो, मेंटली प्रॉब्लम हो बच्चे को। दूसरा है लिखा है लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, यानी कि उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। अब इसे बच्चे की बेचारी क्या कमी बताओ, उसकी माता ही नमक नहीं खा रही तो क्या किया जाए, माता नमक नहीं खाएगी। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना चाहिए, कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे। हम लोग बाद में बच्चे को देख के कहते हैं कि कैसा हो गया, लेकिन उस टाइम पे ध्यान रखते हैं जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखना हर चीज का। अगर किसी भी हार्मोन्स की कमी हुई फीमेल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट किस पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है। और वो बच्चा फिर बाद में कैसा हो सकता है, इसकी आईक्यू लेवल क्या होगा, या फिर सोचो ये कंडीशन हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, या बच्चे की ग्रोथ कम होगी, तो सोचो कितनी बड़ी बात है ना। और उसका वो जो असर कब होता है, जब माता उसकी ऐसा कर रही है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, हार्मोन्स का लेवल कम हो रहा है। यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा, एक बात और देखी होगी, आपके जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं लगभग एमबीबीएस डॉक्टर से परामर्श लेती रहती है, सही है, स्टार्टिंग से ही। पहले आपने देखा होगा जब पहले के जो लोग थे वो हॉस्पिटल नहीं जाते थे, फर्स्ट से लेके बच्चा पैदा घर पे ही हो जाता था। उसमें आपने देखा होगा बच्चे की जो डेथ होती थी वो रेट ज्यादा बहुत ज्यादा था। आपने देखा होगा 5 बच्चे हो गए, 2 एक्सपायर हो गए, 3 बचे खाली। इसीलिए ये भी एक कारण था कि पहले के लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, मतलब कोई 6, कोई 5, कोई 4, उन्हें लगता था कि बच्चा हो सकता है ना जी पाए। ऐसा केस आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, नहीं आपने बात पूछना अगर 4 बच्चे किसी के हुए तो उसमें 2 एक्सपायर हो गए, 5 हुए तो एक एक्सपायर हो गया, 6 हुए तो 3 एक्सपायर हो गए। ये रेट बहुत ज्यादा था, क्योंकि इसलिए ज्यादा था बेटा क्योंकि उस टाइम पे मेडिकल सुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं थी। अब कोई कमी हो गई, अब वो तो माता की वजह से रही, प्रेग्नेंट फीमेल है। अब क्या होता है, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो
तो डॉक्टर जो इंजेक्शन वगैरह या टैबलेट वगैरह देता है वो सब हार्मोन्स की देता है, जिससे जो फीमेल है उसमें हार्मोन्स लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। और जब बैलेंस रहेगा, हार्मोन लेवल मेंटेन रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की ग्रोथ क्या होगी, एकदम अच्छी होगी। और इसीलिए यही कारण है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो स्मार्ट पैदा हो रहे हैं। ठीक है, ये भी एक रीजन है। आजकल के बच्चे जो हो रहे हैं वो दिमाग से भी और वैसे भी कैसे पैदा हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं। पहले के लोग क्या थे, कोई बच्चा हुआ उसका एक ब्रेन से बेकार है बेचारा, कोई हुआ एक ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है, कुछ कैसा कोई कैसा, लेकिन आप सब बच्चे अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन यही है कि डॉक्टर सब क्या करते हैं, दवाई चलाते हैं, हमको पता है ये बात सब। ठीक है, आगे यहाँ कह रहे हैं एबनॉर्मल स्किन हो सकती है उसकी, और डीप म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, गूंगा या बहरा हो सकता है। समझ गए आप लोग, या तो सुन नहीं पाता होगा या वो बोल नहीं पाता होगा, ये भी एक कारण होता है किसका, इसी हार्मोन का। अगले कह रहे हैं ईटीसी, ईटीसी का मतलब बहुत सारे। तो एक मैंने आपको बताया जो थायराइड ग्लैंड होती है, अगर उससे हार्मोन्स कम बढ़ रहे हैं तो मेन जो काम होता है उसका वो क्या होता है, यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल में बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और जब आप लोग इतना ध्यान रखोगे तो इसका मतलब सारी बातें समझ जाओगे कि बच्चे की ग्रोथ कम होगी, आईक्यू लेवल कम होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, गूंगा वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये सब कंडीशंस हो सकती हैं। अगले देखो कह रहे हैं इन अडल्ट वुमेन, अगर ये तो बात हो गई प्रेग्नेंट फीमेल की, अगर प्रेग्नेंट फीमेल में इसकी कमी है तो इसीलिए बेटा नमक बहुत ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है, अगले कह रहा है अडल्ट, अडल्ट वुमेन में देखो क्या होता है। पहला कह रहा है हाइपोथायराइडिज्म में कॉज, हाँ ज्यादा भी बेकार है, अब बहुत ज्यादा भी नहीं, अब खाली नमक ना खाना है। ये देखो अगले कह रहा है मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इररेगुलर। इसमें क्या होगा, अगर अडल्ट स्टेज में ऐसा हो रहा है कि अगर इसकी कमी रह रही है किसकी, ये जो तुम्हारा थायरोक्सिन हार्मोन की, तो यहाँ पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो जाएगी। इररेगुलर मतलब टाइम पीरियड में वो हो जाएगा, सही है, डिले हो जाएगा। अगले कह रहा है ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, से कैंसर भी हो सकता है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोडुल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कैंसर का भी डर रहता है कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे क्या ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए। अगले क्या है, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू अ कंडीशन जिसे बोलते हैं बेटा हाइपर थायराइडिज्म। तो आपने देखा, इधर देखो, आपने देखा बेटा कि अगर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का सीक्रेशन कम हो रहा है तो उसी कंडीशन क्या बोला, हाइपोथायराइडिज्म। क्या बोला, हाइपोथायराइडिज्म। मैंने पहला मेन काम बताया प्रेग्नेंट फीमेल में कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, दूसरा बच्चा का आईक्यू लेवल नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, और समझ गए। और अगर अडल्ट वुमेन में इसकी कमी है, किसकी, इसी की थायराइड ग्लैंड का हार्मोन की, तो मैं बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो क्या होगी, इररेगुलर। अगले कह रहा है बेटा अगर ज्यादा सीक्रेशन होगा, ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे कह रहा है विच एडवर्सली इफेक्ट ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजी, उसकी जो बॉडी फिजियोलॉजी होगी, बॉडी का काम करने का तरीका होगा या फिर बहुत सारे फंक्शन जो होंगे वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या होते हैं। अगले एक कह रहा है बेटा, अच्छा ये बताओ वो वाला क्वार्टर था इसमें मैंने कहा था ये स्क्वायर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, वो था सिंपल, कौन सा था, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एक्सोपिथेलमिक क्वार्टर, सही है। ये कह रहा है इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ये बेटा इस टर्म सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। सिंपल क्वार्टर में क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म, और हाइपर का मतलब तो क्या होगा, एक्सोपिथेलमिक क्वार्टर। ध्यान रखना, तो दोनों क्वार्टर के एक ही समझो सब दोनों चीजें। मैंने क्या बताया, अगर हाइपोथायराइडिज्म में तो कौन सा होगा, सिंपल, और अगर बेटा कौन सा हो रहा है, हाइपर हो रहा है तो एक्सोपिथेलमिक क्वार्टर। इसमें क्या हो रहा है, इस केस में क्या होता है, जो आंखें होती हैं, आंखें वो ऐसा लगता है कि बाहर आई हुई बहुत ज्यादा, सही है। ये सब कंडीशन होती है। देखो कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ द, अब भाई एक और तो क्वार्टर है तो थायराइड ग्लैंड का साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सही है। दूसरा कह रहा है प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल, इसका मतलब सिंपल सा है, आंखों का बाहर निकल आना। अब बाहर नहीं निकल आएंगी, गिर नहीं जाएंगी बाहर निकल के, आंख का बाहर निकल आना। इसका मतलब पता है क्या हुआ, जो आंखें होंगी वो ऐसा लगेगा कि बाहर एकदम बहुत ज्यादा बाहर आ गई। ठीक है, मैं अभी आपको कंडीशन दिखाऊंगा ये वाली, ठीक है, अभी देखो ध्यान रखना, ठीक है। एक्सोपिथेलमिक क्वार्टर। इसके बाद क्या है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसका मेटाबॉलिक रेट क्या रहेगा, ज्यादा, और ज्यादा रहेगा तो आप लोग बताओ उसका क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी की जो बॉडी करती है वो अफेक्ट नहीं होगी, अफेक्ट होगी ना। वो ऐसा लगेगा आपको देख के लग जाएगा, कोई भी काम करेगा बहुत जल्दीबाजी में करेगा,
जल्दीबाजी का मतलब कि तुम्हें देख के लग रहा है कि ये तो पता नहीं हड़बड़ी में, बोलते नहीं हड़बड़ी में है, वो ही कंडीशन होती है। हड़बड़ी का मतलब जल्दी वो समझ नहीं पा रहा है मुझे करना क्या है और वो करा जा रहा है, होता नहीं कभी कभी, वो कंडीशन ही होती है। क्लियर? अगले देखो और कह रहा है बेटा वेट लॉस, और उसमें क्या होगा, और इसे बोलते हैं आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेव्स डिजीज। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है तो इसका मतलब एक्सोथैलेमिक क्वार्टर, और हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो सिंपल क्वार्टर। इसके बाद वहां पे ध्यान रखना प्रेग्नेंट फीमेल की बात आएगी, और कैसी आएगी, अडल्ट वुमेन की। और यहाँ पे जो बात आएगी वो किसकी आएगी, आंखों का बाहर निकल आना हो गया, इंक्रीज बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज रहेगा, और इसको और वेट लॉस हो जाएगा। इसको सब बोलते हैं ग्रेव डिजीज। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? अगले देखो, अब देखो क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, बीएमआर को मेंटेन रखना, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखना। दीज हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म हो गया कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। तो इसके बहुत सारे काम है, एक काम नहीं है। अगले कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड्स आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन। और बेटा ये भी स्टार बनाओ यहाँ पे। और ये कह रहा है विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होते हैं उनकी मात्रा क्या करता है, डिक्रीज। क्या करता है, डिक्रीज। देख लो ये बात, क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार समझा दूँ क्या है। पहला आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे थायराइड हार्मोन दो टाइप के होते हैं, T3 और T4, यह ध्यान रखना आप लोग, थायराइड से। ठीक है, सिंपल भाषा में। दूसरा मैंने बताया अगर कम सीक्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो मैंने कहा था प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, वहां पे बच्चे क्या होगी, ग्रोथ कम होगी। दूसरा मैं बोल सकता हूँ बच्चा का आईक्यू लेवल कम होगा, मेंटल डार्ट हो सकता है। ठीक है, ये सब कंडीशन हो सकती है। अगर अडल्ट वुमेन में हो रहा है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इररेगुलर हो सकती है। ठीक है, ये कंडीशन देख ली हमने। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर क्या हो रहा है, हाइपर ज्यादा हो रहा है तो वहां पे ग्वाइटर कौन सा होगा, एक्सोथैलेमिक। कौन सा होगा? इसके बाद इनलार्जमेंट तो होगा ही होगा थायराइड ग्लैंड का, वो तो सिंपल सा बात है। दूसरा आंखों का बाहर निकल आना, ये सब हो गया। बीएमआर को क्या करना, ज्यादा कर देना, और आज उन सबको मिला के हम बोल सकते हैं डिजीज को ग्रेव डिजीज। क्या बोलते हैं, ग्रेव। कोई भी इंपॉर्टेंट है वहां पे ध्यान रखना। और ये भी सिंपल क्वार्टर, एक्सोथैलेमिक क्वार्टर, ग्रेव डिजीज 100% क्वेश्चन आता है नीट में। सही, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ। और अगर आपसे पूछ रहा है कि और क्या काम होता है तो मैंने सिंपल से यहाँ पे लिख लो बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ही होता है कि तुम्हारा ये हार्मोन क्या करेंगे, आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएंगे, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे। दूसरा आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया। सही है, इन सबका हो गया। इन सबको दूसरा कह रहा है मेंटेन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। दूसरा हार्मोन जो है वो है टीसीटी। कौन सा है बेटा, और इसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। और ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज का मतलब बैलेंस करवाता है। ठीक है, अच्छा इसका अगर आपसे पूछ रहा है बेटा, इसका एंटागोनिस्ट कौन होगा, टीसीटी का। क्या लिख लो यहाँ पे, एंटागोनिस्ट कौन होगा, समझ रहे क्या है, उसके अपोजिट वर्क करता है। कौन सा करता है, पीटीएच। ये जो पैराथायरॉइड से सिक्रेशन होगा ये इंक्रीज करवाता है, वो क्या करवाता है, डिक्रीज। चाहे ये में लिख लो ये बात, ये क्या होता है बेटा, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्टिक हार्मोन भूल जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछ देगा एंटागोनिस्टिक ग्लैंड कौन सी होती है। ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन लिख लो पीटीएच, जो कौन सा है ये वाला, पैराथायरॉइड ग्लैंड का। कौन सा है, इस वाले का। अभी लिख लो, वाले ध्यान रहेगा आपको, पैराथायरॉइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड। एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट वर्क। सही।
होता है पैराथायरॉइड से। इतना समझ गए? तो मैं मोबाइल के नीचे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ देख गए, अच्छा नहीं लगा। क्या था वो? वो तो वाइटर दिख जाएगा, चलो देखते हैं। ये इसे मैं ही चलाता हूँ लग रहा है। ये देखो आगे बाहर निकला ही मेरे से तक डरा रहे हैं। ये देखो ये वाला सही है क्या? ये यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये लग रहा है आगे बाहर निकल रही है, सही है? भूत है ये। कुछ लोगों को लगता है अरे यहाँ पे बाहर निकली नॉर्मल आदमी है, लेकिन यहाँ थोड़ा ये वाला थोड़ा अजीब लग रहा है ना। क्या हो रहा है? अरे कुछ ना कुछ भरा ही होगा बेटा। और वाइटर का मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सा ये देखो दिखाना है इसे। ये डीजी बहुत खतरनाक होती है। बहुत फास्ट चल रहा है नेट। क्या? अरे एक मिनट में तो क्या हो रहा है? एनिमेशन छोड़ो तो क्या करूँ मैं? आप लोग घर पे आकर देख लें, ठीक है? ये पहली बात आया बेटा जो हम लोगों ने देखा था ब्रेन किया। चलो अगले देखें। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बताया आपको, डीज के बारे में क्लियर हुआ? पढ़ लिया सब लोगों ने? क्लियर हुआ? सुनो आप लोगों से। चलो ये सुनाएगा पहले। पीछे इसका नाम क्या है ना? हाँ रजनीश। रजनीश बताओ, तुम सिंपल सा बताना, ठीक है? ज्यादा कठिन नहीं पूछ रहा हूँ। ये बताओ जो पीनियल ग्लैंड थी, पीनियल ग्लैंड उससे कौन से हार्मोन का सिक्रेशन हुआ था? अभी बताया बिल्कुल। अब जैसे बताया मैं इधर देख रहा है कि हम तो पूछ रहे हो। नहीं पता है बेटा, इतना तो याद करना पड़ेगा। हिंदी में तब भी करते अगर आप ध्यान नहीं है अभी। चलो तुम बताओ, वकील साहब बताओ। स्किन लाइट पीनियल ग्लैंड से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? हार्मोन का नाम बताओ बेटा। अच्छा ये बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से दो हार्मोन का, कोई दो हार्मोन का नाम बता दो खाली, कोई से दो। बेटा याद करो, आप लोगों को याद करने की इसी टाइप देता हूँ। तुम इधर, हाँ बताओ, तुम बताओ। मैं पूछूंगा तो वो बताओ। ये बताओ बेटा, जो हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, वहां से दो हार्मोन कौन से रिलीज होते हैं? ऑक्सीटोसिन और सिंपल तरीका है, आप लोग लिख के याद किया करो। जो तरीका बेस्ट होता है, आप लोग जब तक पैर नहीं चलाओगे तब तक आप लोग तैयार नहीं कर पाओगे, सही है?
इधर आ जाओ, रिया तुम बताओ, ये बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, उससे कोई 3 हार्मोन बताओ। हाँ FSH, ठीक है। तुम्हारे बराबर में तुम बताओ कोई 2 हार्मोन तुम बता दो उसके अलावा। ACTH, चलो ठीक है। इसके बाद अगले आओ व्हाट्सएप वाली सीट पे, ये बताओ तुम तीनों में से बताओ, ठीक है। ये बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिस कैविटी में रखी होती है उसका नाम क्या होता है? जो स्फेनोइड बोन की होती है। नहीं पता है? नहीं पता है? नहीं पता है, बता दो भाई। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी कैविटी में रखी हुई है? नाम बताओ। क्रेनियम में तो है ही। चलो दूसरा पूछ रहा हूँ मुझसे, ठीक है। ये बताओ, सही है, बताना। ये बताओ पोर्टल सिस्टम होता है जो जिसके थ्रू ब्लड वो आता है, हार्मोन्स आता है हाइपोथैलेमस से, वो एंटीरियर में आता है पोस्टीरियर में? इसमें एंटीरियर में, ठीक है। पोस्टीरियर के द्वारा आता है और वो न्यूरॉन्स के द्वारा। चलो तुम तीनों, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा प्रिया यादव, अच्छा। तुम बताओ, तुम तीनों बताओ। बोलो मत। ये बताओ पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल, उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है बेटा? मेलाटोनिन, ठीक है। सब तीनों को पता था, ये खाली इसको बता था। चलो तुम बताओ, तुम दोनों ये बताओ मेलाटोनिन का मेन काम क्या होता है? उसको कंट्रोल करता है। तुम बताओ, ये बताओ। मैं बोल सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, जो एक पिट्यूटरी हार्मोन होता है, कौन सा? पिट्यूटरी हार्मोन, तो उसमें एक वैसोप्रेसिन काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन को, वैसोप्रेसिन का वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का रिएक्शन को बढ़ा देना। कौन से पार्ट से? DCT वाले पार्ट से। इसीलिए हम बोलते हैं वहाँ कंडीशनल, क्या बोलते हैं? कंडीशनल। अच्छा तो बताओ आरती, ये बताओ FSH का मेन काम क्या होता है? किसको? फॉलिकल्स को, ठीक है। इसके बाद तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी। हाँ बताओ, ये बताओ NH का काम क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बताओ क्या काम होता है? तुम तीनों बता दो मिलके। LH का काम क्या होता है? बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी हम लोगों को, समझ आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं। LH का नहीं पता है? पढ़ो जल्दी बैठ के। तुम तीनों बताओ LH का काम क्या होता है? हाँ हाँ बताओ, अगले बताओ। और क्या होता है? वो लोग क्या बोलते हैं LH का पूरा नाम क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ओव्यूलेशन करवाता है, ये समझ आ रही है, ठीक है। दूसरा बताओ मुझे, PRL का नाम क्या होता है? नाम होता है, काम क्या होता है? PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? बेटा बोलो मत वरना सुन लूंगा फिर से। बताओ प्रोलैक्टिन का फंक्शन बताओ। इतना बोल रहे थे, इतना सरल। तुम बताओ मीनाक्षी, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? सेक्रेशन नहीं, फॉर्मेशन। और दूसरा होता है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ठीक है। तुम बताओ, तुम बताओ। अब आ जाओ इधर। और कौन सा ग्लैंड करवाया अभी? पीनियल करवाया, इसके बाद थायराइड हो गई, ठीक है। थायराइड बताओ। तुम ये बताओ T3 होता है, T4 होता है हार्मोन जो, सही है। उसमें हम बोल सकते हैं आयोडीन का भी, आयोडीन के प्रेजेंस में बनता है, सही है, ये भी सही है। आप बताओ हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन होती है,
हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें क्या होता है कम सिक्रेशन होना। तो उसमें ये बताओ अगर अडल्ट वुमेन को हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ था क्या इररेगुलर होना, सही है। तो बताओ कौन नाम है? प्रियांशी है, सृष्टि। सृष्टि बताओ, ये बताओ अगर प्रेग्नेंट फीमेल होता है तो क्या होता है? चाइल्ड को होता है, ग्रोथ कम रहता है और ग्रोथ कम होता है, सही है। मेंटली बच्चा क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो बताओ, ये बताओ अगर हाइपरथायराइडिज्म है कैसे है तो कौन सा क्वार्टर होता है? एक्टोथर्मिक नहीं, एक्टोपैथालमिक, उल्टा सीधा मान ले रहे हैं। चलो ठीक है, एक्टोपैथालमिक, ठीक है। पीछे ए वो क्या नाम है इसका, भूल जाता हूँ। मन बताओ बेटा, ये बताओ जो आंखों का बाहर निकलना ना, ये सब होता है, इसको कॉमनली कौन सी चीज बोलते हैं? नहीं पता है? तुम तीनों ये बताओ बेटा, आंखों का बाहर निकलना ना हो गया, तो ये सब होता है, ये कौन सी चीज बोलते हैं? ग्रेव डिजीज। कौन सी बोलते हैं? ग्रेव डिजीज, ठीक है। अगले हम लोगों ने यहाँ ये तो हो गया बेटा। और बताओ, क्वेश्चन बताओ हमको, तुम तीनों बताओ, ये बताओ क्या क्या बचा अभी, सब तो भूल गया मैं। हाँ ये बताओ, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? हाँ बोलो, पैराथायरॉइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? पैराथायरॉइड, तीनों में से बताओ। नहीं पता है? अगले तीनों ये देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, कहाँ होती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ होती है? अच्छा ये बताओ, खाली बता दो, बोलो मत बेटा, कोई बच्चा बोलो मत। ये बताओ थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? नहीं पता है? ये भी नहीं पता है? ये पता है थायराइड ग्लैंड होती है, ये पता है? चलो ये बताओ, अच्छा कहाँ होती है? यहाँ पे, हाँ सही है। दूसरा बताओ मुझे, ये बताओ पीट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ऐसी बता दो, हाँ ऐसी हालत पे बता दो, यहाँ होती है, ठीक है। चलो सही है, याद करना कर, ठीक है। चलो लगभग हम लोगों को यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, किसी भी डाउट तो नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अब हम अगली बात किसी कर रहे थे बेटा? पैराथॉर्मोन ना, यानी कि बात करेंगे हम लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड की, इस बात करेंगे। मैंने बताया था पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है उससे हार्मोन सीक्रेट होता है, इसे बोलते हैं पीटीएच। क्या बोलते हैं? और इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन बोल सकते हैं, पैराथायरॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये एंटागोनिस्टिक किसके होता है? एंटागोनिस्टिक, सही है, थायराइड ग्लैंड के। दूसरा देखो, अब बोलो मत बेटा, आप लोग याद भी नहीं करते, बोलते जा रहे हो। यहाँ देखो कह रहा है इन ह्यूमंस 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी होती है? 4 होती है, और थायराइड के जस्ट पीछे होती है, ठीक है। अगले कह रहे हैं आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कितनी होती है? 2 पेयर, यानी कि 4। कितनी होती है? 4। अगले कह रहा है 1 पेयर ईच इन द 2 लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब ये भी ध्यान रखना, एक लोब में 2 और एक लोब में 2, किसके? थायराइड ग्लैंड के, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का जो लोब होते हैं कितने होते हैं? 2, एक इस साइड एक इस साइड। इस साइड में होता है 2 पीछे, और इस साइड में भी 2 होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अगले कह रहा है बेटा द पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? प्रोटीन वाले हार्मोन। और कह रहा है कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? या फिर पीटीएच, क्या बोलते हैं? कह रहा है द सीक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच इंक्रीज, क्या लिखा बेटा? कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब आप लोग बताओ ब्लड में क्या करेंगे? इंक्रीज कर रहे हैं, और थायरोकैल्सिनोन क्या कर रहा था? डिक्रीज। तो दूसरे के क्या हो गए? एंटागोनिस्टिक। क्या हो गए? एंटागोनिस्टिक, ध्यान रखना है। कह रहा है पीटीएच एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, डीमिनरलाइजेशन
PTH also stimulate reabsorption of calcium by the renal tubules and increase calcium absorption from the digested food. आप लोग बताओ, अगर हमसे कोई ये पूछे कि बताओ PTH है ब्लड में इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम आयन, ठीक है, तो वो कैसे करेगा? पहले तो वो ऐसे करेगा कि तुम्हारा जो रीनल ट्यूब्यूल्स है किडनी वाला, वहां पे क्या करेगा, रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा कैल्शियम आयंस का। दूसरा जो फूड हम लोग खा रहे हैं वहां से क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, सही है। और बोन से भी क्या बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन, जिससे क्या होगा, कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कहां पे, ब्लड में। लेकिन कह रहा है यहाँ पे thus clear the PTH is hyper calciamic hormones in increase the blood calcium level along with TCT play a significant role in calcium balance in the body। तो आप लोग सिंपल सा बात देख लेते हैं, आपको सब भूल जाओ कि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है उससे जो सीक्रेशन होता है वो PTH का होता है, और PTH काम होता है खाली इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। बस देख लें, ध्यान रखो, बकाया सब कुछ भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा बस यही आएगा, वरना आएगा नहीं। यहाँ से अगले जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी करेंगे, थाइमस, किसकी करेंगे, थाइमस ग्लैंड। बेटा मैंने आपको बताया थाइमस ग्लैंड जो होती है वो होती कहाँ है, आपको पता है, हार्ट में नहीं, हार्ट के पास, सही है। थाइमस ग्लैंड अकेली ऐसी ग्लैंड होती है जो होती है रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। कैसे होती है, रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या बताया था बेटा, रेट्रोग्रेसिव का मतलब बताया था ये ग्लैंड का साइज क्या हो जाता है, कम, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है इसका साइज क्या होता रहता है, कम होने लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। दूसरा अगर मैं बताऊं, देख लिया, दूसरा आप लोगों ने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा एज के हो जाते हैं, सही है, या एज के, जिसका एज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बेसिकली उनकी अगर डेथ होगी तो किसी ना किसी डिजीज से होती है, लगभग, ठीक है, उन्हें बीमारी होती है। ये आपने देखा होगा जो ओल्ड मैन होते हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो गई तो बहुत दिनों में सही होते हैं। जैसे फीवर आ गया, चल रहा है तो 2 महीने निकल गए फीवर आते आते, दूसरा खांसी हो गई 3 महीने निकल गए खांसी आती में, ठीक है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनका जो उनका गलती नहीं होता इसमें होता है उनका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। और इम्यूनिटी पावर कम होने का मतलब है कि अब उनके अंदर डिजीज बहुत आसानी से लग जाएंगी। इम्यूनिटी लेवल कम क्यों हो गया, क्योंकि बेटा थाइमस ग्लैंड का साइज क्या रहता है, कम। और अगर थाइमस ग्लैंड का मतलब है सिंपल सा, जो हमारी लिम्फोसाइट होती है, क्या होती है, जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाती है, उनका मैच्योरेशन जो होता है वो इसी ग्लैंड में आके होता है, इसी के हार्मोन से, समझ गए हम लोग। और जब वो मैच्योर ही नहीं होंगी तो फिर एंटीबॉडी काम नहीं क्या करेंगी, इसीलिए हमारा वो उन लोगों का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यानी कि इसीलिए ओल्ड एज में जाके 100%, ये भी एक नेचुरल चीज है ना कि डिजीज लगनी ही लगनी है, समझ रहे। कोई अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग स्वस्थ होते हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिजीज बहुत कम लगनी, उन्हें बहुत जल्दी डिजीज लगने की संभावना होती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का साइज बिल्कुल क्या रहता है, कम हो जाता है, समझ गए आप लोग। तो थाइमस ग्लैंड का मतलब है कि ये रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड होती है। और एक और पूछता है कि अगर आपसे कोई पूछे बताओ ऐसी कौन सी ग्लैंड है हमारी बॉडी में जिसको हम देख के एज का पता लगा सकते हैं, तो वो कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। उसके साइज को देख के डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन की एज कितनी होगी, क्लियर। अब ये तो ऐसा तो नहीं नॉर्मल पर्सन की एज पता लगाएंगे इससे देख के, भाई अभी तो नॉर्मल हो तुम्हारा क्यों सीना चिड़ेगा कोई हैं, तभी तो दिखेगी ये। और ये तो ये हो गया कि डेड बॉडी भी मिली है और उसका कोई लापता बॉडी है, उसका एज पता लगाना है, तो हो सकता है कि ये डॉक्टर देखे, लेकिन जब लापता बॉडी होगी तो उसका देखने का मतलब ही क्या बनता है, एज भी देखने का क्या मतलब बनता है। तो लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कभी पूछा जाए कि बताओ ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिससे हम देख के क्या पता लगा सकते हैं, एज, तो वो कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, थाइमस ग्लैंड, समझ गए। तो पढ़े इसके बारे में, देखो यहाँ कह रहा है थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के जैसे क्या होती है, पीछे, और कह रहा है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, और जो एओर्टा होता है हमारा हार्ट के पास एओर्टा होता है, उसके वेंट्रल साइड का मतलब उससे अगले, सही है। कौन सी ग्लैंड होती है, थाइमस। अगले कह रहे हैं द थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि ये डेवलपमेंट किसमें, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में क्या करती है, हेल्प। इम्यून सिस्टम जानते सब लोग क्या होता है, इम्यूनिटी, यानी कि डिजीज के अगेंस्ट हमारे अंदर फाइट करने की क्षमता, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा होगी उसे डिजीज उतनी ज्यादा कम लगेगी,
और जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होगा वो ज्यादा होगा, उसको डिजीज कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे लोगों को बहुत कम डिजीज लगती है, ऐसा होता नहीं होता है। कभी कभी हमने देखा है कोई आदमी ऐसा है कि उसे वो बीमारी नहीं होता, होते कुछ लोग वो गरीब है मैं तो हो बीमार नहीं होती। अब हो मत जाना कल को बीमार आ जाए, लेकिन आ सकता है अभी मौसम चेंज हो रहा है, अच्छी बात है अगर बीमार नहीं होते। वरना मैंने कुछ लोग देखे बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बहुत रहते हैं, मतलब कहीं कोई डिजीज कहीं कोई डिजीज कहीं कोई डिजीज, मतलब रहता ही रहता है। और ऐसा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा बेटा उसमें वो मतलब उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीमार रहोगे तो आप लोग कोई काम ही नहीं कर पाओगे। अभी सपोज मुझे फीवर आने लगे, यदि तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या आके, लेकिन बीमार रहना एक टाइम पे आके सही है, कभी कभी एक साल में एक बार फीवर आ रहा है ठीक है, अब आपको हर 7 दिन आ रहा है तो दिक्कत है ना फिर, है ना। तो ये सब चीजें बहुत मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई अच्छा तो नहीं बैठा यहाँ पे जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है। कौन? भावना कौन है? वो अच्छा समझ गया, भावना वो जेब में पड़ती है ना, वो हमेशा बीमार रहती है। तुम लोग ये बात सही कह रहे हो, वो 7 दिन में एक दिन आती है, ये क्या 2 दिन? बेटा हल्का फीवर थोड़ा फीवर है ये सब लाइफ के पार्ट होते हैं, आते रहते हैं। लेकिन अगर आप सोचो हल्का फीवर है थोड़ा फीवर है, आप कोचिंग ना हो और अपने आप को मिस करो, पढ़ाई ना करो तो बहाने हो गए, ठीक है। और बेटा ऐसा नहीं है, और एक बार बताऊं, और आप लोग अगर सोच रहे अरे बोलो मत, अगर आप लोग सोच रहे हो मूड की बात, बहुत लोग होते हैं आज मन नहीं है और एक बहाना मार दिया कि यार आज तो मुझे फीवर आ गया, सर दर्द हो रहा है, तो ये सब जो करेगा वो खुद का ही लॉस करेगा, समझ रहे हो। ये सब आपको नहीं करना चाहिए, आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए कि हमें कोचिंग आना है, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को जाना ही जाना है, समझ गए। अब तुम्हारा कहाँ जाना है, तुम्हारा कहाँ फोकस है वो देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कोचिंग आना है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना आपको बकाया। देखो मैं आपको बताऊँ एक बात है, मैंने अब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे जो यहाँ पे कोचिंग है, जैसे सपोज एक दिन की मैं बात बताऊँ, मुझे आज भी ध्यान है, यहाँ छुट्टी थी कोचिंग की, अचानक छुट्टी हुई थी, जो सरकारी गवर्नमेंट छुट्टी नहीं थी, गवर्नमेंट छुट्टी नहीं थी, और मैसेज आप लोगों को कर दिया था सबको। और मैं 2 बजे के टाइम खाना खाने जा रहा था होटल में, मैंने 2-3 बच्चे देखे थे जो बैग टांग के आ रहे थे, और मैसेज एक दिन का पहले पड़ा हुआ था कि छुट्टी है। तो आप लोग अगर कोचिंग में ऐसे कर रहे हो तो वो गलत तरीका है आपका, ठीक है। अगर सच में बीमार हो तो मिस किया करो खाली, और अगर ये तो फिर अब मैंने जैसे देखा उसका नाम बता दूंगा, लेकिन मैंने खुद देखा था, समझ रहे हो कि 2 बजे के टाइम बच्चे मतलब अब कहाँ से आ रहे हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, किधर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, लेकिन बैग में पैगा हुआ है, इसका मतलब कोचिंग के लिए आए हो घर से। तो ये सब करना बहुत गलत बात है, ये आप लोग अपने साथ ही नहीं, अपने साथ तो कर ही कर रहे हो, अपने माँ बाप के साथ भी, टीचर के साथ भी क्या कर रहे हो। ये बात सही है कि अगर आपको सच में कोई बीमार है तो क्या मैं कहूँगा क्या बताओ आने के लिए, कभी नहीं कहूँगा। कोई बच्चा साफ साफ लिख देता है कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं खुद कह देता हूँ बेटा बताओ कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी पढ़ाई है लेकिन इतनी भी नहीं है कि हमारी हेल्थ से ज़्यादा जरूरी हो, लेकिन अगर इतना है कि हाँ कोचिंग आ सकते हैं, इतना सही हो, फीवर है कुछ भी सर दर्द है तो आप लोगों को कोचिंग आना चाहिए। और दूसरा अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है कि कोचिंग आने के बहाने से कहीं और जा रहा है या फिर कुछ घूम रहा है और वो कोचिंग घर से कोचिंग करके निकला है, तो ये तो फिर ये हो गया कि ना मैं रोक पाऊंगा उसको ना कोई दूसरा रोक पाएगा, ठीक है। और मैंने अब हम लोग भी रहते तो पीलीभीत में ही, लेकिन बच्चों को इग्नोर करते हैं, जहाँ भी देखते हैं तो अगर कुछ लग रहा है तो इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे जाकर खड़े होकर देखेंगे क्या कर रहा है, समझ रहे हो। तो लेकिन कहीं ना कहीं बेटा घूमते तो हम भी पूरे दिन पीलीभीत में ही है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो पता लग जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हमें मेन फोकस किस पर करना चाहिए, कोचिंग। और ये फिर ऐसा करना मुझे लगता है कि बच्चों को खुद के ऊपर एक वो होता है, एक तुम लोग फिर क्या कर पाओगे बताओ लाइफ में, अगर ये नहीं कर पा रहे हो, कोचिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलो तो उससे क्या मतलब मुझे लेकिन समझाने का फर्ज है मेरा कि सही बच्चे इम्पोर्टेंट, कोचिंग इम्पोर्टेंट है, समझे। ये देखो नाम क्यों बता दूं किसी का, यहाँ पे देखो इम्यून सिस्टम अगले कह रहे। अब ये बातें तब पता लगती है ना यहाँ की गवर्नमेंट छुट्टी ना हो, गवर्नमेंट का मतलब तो घर वालों को भी पता होता है गवर्नमेंट छुट्टी है, गवर्नमेंट छुट्टी ना हो लेकिन खाली यहाँ की हो, तो आपको पता है ग्रुप में मैसेज जाता है एक दिन पहले, सही है।
तो उस टाइम पे अगर कोई बच्चा बैग लेके आ रहा है या फिर कुछ कर रहा है तो उसका मतलब यही है ना कि वो घर से ही क्या है, कोचिंग जा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये सब करना बहुत गलत बात है, ठीक है? आप लोग अपने साथ होगा करो, दूसरे के साथ। यहाँ पे देखो और जो बच्चे कमाते हैं मैं समझता हूँ बहुत चीजें, मतलब जो ऐसे मैंने बहुत बच्चे देखे कि 10 दिन नहीं आना है, 15 दिन। घर वाले बताओ किसके नहीं जानते कि बच्चा हमारा कोचिंग आए? वो 100% घर पे झूठ बोलते होंगे, या तो ये कहते होंगे कोचिंग चल नहीं रही है या कोचिंग बंद हो गई, मतलब कुछ ना कुछ तो 100% कहते होंगे। वरना बेटा मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप लोगों से कि हर किसी के फादर मम्मी पापा 100% कह रहा हूँ कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपके लिए पढ़ाई में कभी भी वो नहीं करेंगे, हाँ सेक्रीफाइस हो सकते हैं, वो कुछ भी कर लेंगे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने फादर को भी देखा है और मुझे लग रहा है जैसे मेरे फादर ऐसे आप सब लोगों के होंगे, लगभग मेरे फादर ही फार्मर ही हैं। मैं जब भी पढ़ाई करता था तो उनके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि ये वाला काम तुम कर दो जाके। अब ऐसा सुनना कि मैं चुप्पे से फोन चला रहा हूँ, उन्होंने देख लिया तो कहेंगे कि जाओ, डांटेंगे भी। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई के लिए तो किसी फादर मना ही नहीं करेंगे। बताओ किसी फादर ने कभी मना किया हो कि पढ़ाई मत करो? बच्चे खुद से पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर मैं सही बताऊं सबके पेरेंट्स को जो बच्चे यहाँ पे नहीं अब्सेंट रहते हैं, वैसे आपको पता है 60-70 बच्चे आ रहे थे स्टार्टिंग में, अगर सबके पेरेंट्स को पर्सनली फोन किया जाए तो मैं सही बता रहा हूँ कि ऐसा किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे वो ये कह देंगे कि हमारा बच्चा कोई कारण बता दें कि ये इस कारण है, सच्चाई में इसलिए नहीं आ रहा है। उसमें से 5-6 बच्चे ऐसे निकलेंगे, वरना और बच्चे खाली मौज मस्ती चक्कर नहीं आते कि उन्होंने घर पे या कुछ बोल दिया या फिर कि ऐसा कि कोचिंग बंद हो गई या फिर कोचिंग चल नहीं रही, ये सब सही है। तो मुझे लगता है आप लोगों को तुम्हारी गलती है फिर, ठीक है? और दूसरा इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता, ना टीचर और ना ही कोई संस्था, ठीक है? बकाया जो बच्चे डेली आते हैं उन्हें पता है कि डेली क्लास लगती है, टीचर टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं, सब कुछ उन्हें पता है। लेकिन जो नहीं आती है उनका क्या कहिए जाता हूँ। देखो आरती बेचारी बताओ वहां से आती है लाइब्रेरी से। अगले देखो क्या है, दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? थाइमोसिन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक बात और सुनो, अगर आपको ये लग रहा है पेप्टाइड हार्मोन कौन से हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हैं, तो वो लास्ट में टेबल में दूंगा मैं, ठीक है? अभी आप लोग ये समझते रहो खाली पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन। कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है? थाइमोसिन। अगले कह रहे हैं थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द, अभी कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। कौन सा बेटा? टी लिम्फोसाइट। आपको पता है टी लिम्फोसाइट जो होती है वो किसको बनाने में हेल्प करती है? एंटीबॉडी। किसको करती है? एंटीबॉडी। अगले कह रहा है व्हिच प्रोवाइड सेल मेडिएट इम्यूनिटी। अब यहाँ पे देखो जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है ह्यूमरल और एक होती है सेल, सही है? तो एंटीबॉडी वाली होती है वो कौन सी होती है? सेल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेल मेडिएट इम्यूनिटी में हेल्प कौन सा करता है बेटा? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएशन कौन करवाता है? थाइमोसिन। क्लियर? अगले कह रहे हैं इन एडिशन थाइमोसिन आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। बात सही है, टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बोल रहा है? ह्यूमरल। अगले कह रहा है थाइमस इज डिजनरेट, अब लिखा तो है, इन ओल्ड इंडिविजुअल्स resulting in a decreased production of thymosin, as a result the immune response of old person become weak। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो पहली बात थाइमोसिन का सीक्रेशन नहीं होगा, ये देखो ये तो टी लिम्फोसाइट क्या नहीं होंगी? डिफरेंशिएट नहीं होंगी। और मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एक कौन सा बताया था? बी लिम्फोसाइट, ठीक है? ये इनका काम क्या होता है? बेसिकली एंटीबॉडी फॉर्मेशन ध्यान रखो, वैसे मैं ह्यूमन एंजाइम पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? तो अब जो तुम्हारा ये हो गया क्या? एंटीबॉडी। अगर इसका फॉर्मेशन नहीं होगा या इसका मैच्योरेशन नहीं होगा तो बताओ क्या वो हेल्प कर पाएंगे हमारी इम्यूनिटी में? नहीं कर पाएंगे। और जब इम्यूनिटी में हेल्प ही नहीं हो पाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? कमजोर। और इसीलिए यहाँ साफ साफ लिखा है जो ओल्ड एज होता है, डिजेनरेट का मतलब क्या होता है? खत्म होना। क्या होता है? खत्म होना। तो हल्के हल्के खत्म होती रहती है। और कह रहे हैं एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पांस क्या हो जाएगा? सर ओल्ड एज वालों में बिल्कुल भी सिक्रेशन नहीं होगा। ओल्ड एज का मतलब है ज्यादा ओल्ड एज है, 60 नहीं, उस टाइम सही रहता है 70 80 प्लस, ठीक है? उस टाइम जाके। और यहाँ पे कह रहा है ओल्ड पर्सन बिकम वीक, यानी कि उसका इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? बिल्कुल वीक हो जाएगा। तो आप लोग एक लाइन ध्यान रखना, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। थाइमोसिन हार्मोन तो बताइए आपको, यहाँ पहला काम ध्यान रखना, ए क्या करता है? टी लिम्फोसाइट क्या करता है? डिफरेंशिएशन। और दूसरा ध्यान रखना इम्यूनिटी में हेल्प करता है बस, ठीक है? इम्यूनिटी को इंक्रीज करवाने में। किसको? इम्यूनिटी को इंक्रीज करवाने में, सही है? तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया? थाइमस ग्लैंड। चलो पढ़ो एक बार बेटा, एक बार इसमें सबको।
आप लोग यहीं पे ऐसा लिया करो बेटा, पहले टेस्ट लगता है यहीं पे पढ़ो बैठ के, और बिल्कुल तैयार करके जाया करो, घर पे जाकर रिवाइज किया करो खाली उतनी बोलते। और मैं टाइम से देता हूँ कि अगर आपको कोई लाइन समझ में आ रही है एनसीईआरटी की अभी भी, तो आपको मुझे बताया करो, इतना दोबारा बताता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा एनसीईआरटी लाइन वाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन नीट में ही जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई करता रहो मेहनत से। बेटा एनसीईआरटी में आप लोग स्टार वगैरह बनाते रहा करो, अंडरलाइन वगैरह, ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बीएससी फोकस मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, बीएससी बिल्कुल फोकस मत करो, जाना आंखें मीच के विदाउट गैस पेपर खरीदे, ठीक है, ऐसे चले जाना और ना पढ़ना। मैं गारंटी कर रहा हूँ बायोलॉजी में सब लोग पास हो जाओगे। अगर किसी के बैग लगे जिम्मेदारी मेरी है, बताओ। लेकिन मैंने वो बच्चे को जानता हूँ सही से, हम खुद भी सिखाता हूँ, लगा था गारंटी से नहीं लगेगी। लेकिन इतना लिख आना ऐसा नहीं किया कि वहां मेरा नाम लिखा होगा, सर ने कहा था, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली लिख के आ रहे हो तो मुझे लग रहा है यहाँ इतने ही बच्चे बैठे हैं, सही बच्चे इतने तो अच्छे हैं बायोलॉजी में कि बीएससी का पेपर तो लिख ही देंगे, क्योंकि तुम लोग इतने अच्छे हो। जब बीएड मैंने किया था तो मुझे नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें आता क्या है, जब मैंने पास हो गया वो सबसे ज्यादा नंबर लेके आया। लेकिन तरीका एक होता है, पेपर देने का एक तरीका होता है। आपको थ्योरी का तरीका पता है कैसे लिखा जाता है? थोड़ा सा आप लोगों को तरीका होना चाहिए पेपर को लिखने का, और आपको पता होना चाहिए कि टीचर को हमें अट्रैक्ट कैसे करना है। अट्रैक्ट तुम्हें नहीं, तुम्हारी कॉपी को कैसे अट्रैक्ट करना है, ठीक है। और अगर तुम्हारी कॉपी ने टीचर को अट्रैक्ट कर लिया देख के, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे नंबर 100% सही आएंगे। वो कुछ गलतियों को इग्नोर कर देता है। अब कुछ बच्चे कैसे होते हैं, सुनो मैं तरीका बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता था वो बता रहा हूँ, आप तो फॉलो नहीं करता, पहले मैंने किया था 10th और 12th में ज्यादा किया था। देखो एक बात होती है, अब आपने पहले टीचर ने किसी ने कॉपी खोली, अब आपने एक लाइन में ऐसे कर रखा है, उसका दिमाग वही देख के खराब हो जाएगा। आप कितना भी अच्छा लिख देना, लेकिन उसका माइंड वहीं पे थोड़ा आधा हो जाता है, समझ रहे हो, चाहे कितना भी अच्छा लिख दो। दूसरा आप लोगों को सबसे पहला ध्यान रखना होता है, कॉपी में कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, पूरी कॉपी में। अगर आपने गलत भी लिख दिया है तो आप लोग ऑब्लिक करके दूसरी बार लिख दिया करो, ऐसे करके, जिससे
टीचर समझ जाएगा इसने ऑब्लिक में लिखा है, इसका मतलब ऑब्लिक वाली बात सही है और पहले वाली इसने गलत लिख दी होगी, लेकिन उसका माइंड कम नहीं होता। दूसरा क्या होता है, आपने देखोगे पेपर में बोलो मत, पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, दूसरे होते हैं शॉर्ट और तीसरे होते हैं लॉन्ग। ये तो होता है पेपर में बेसिकली। क्या होता है? अरे यही होता है, ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, यही तो वेरी शॉर्ट बता रहा हूँ ना, वेरी शॉर्ट। ये देखो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये तो होते हैं। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखा करो, सुन लो पहले, अगर आप लोगों को ऐसे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक शब्द में आंसर देना, बताओ तब करोगे। हाँ सही है। इधर देखो, आप लोग फोकस किया करो कि अगर आपको 10 क्वेश्चन है, कितने, अगर आपको 10 के आंसर सही पता है, ये सबसे पहली बात होती है। पेपर देख के ये तो पता लगाते हैं और क्या लगाते हैं, तो पहले ये करने हैं। और अगर आपको 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो सबसे बाद में करने हैं। इससे क्या होता है, इससे होता है, अगर देखो जैसे मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, अगर बेटा किसी बच्चे की कॉपी में फर्स्ट पेज पे 10 के 10 क्वेश्चन सही मिल जाएंगे, मैं 100% समझ जाऊंगा बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी बहुत सारी गलतियां कॉपी की कर दूंगा। और दूसरा, मेरा जो एक माइंड सेटअप होगा वो हाई लेवल पे होगा, क्योंकि बच्चे ने 10 के 10 क्वेश्चन क्या किए हैं, सही किए ऑब्जेक्टिव वाले। इसका मतलब यह है कि बच्चे को तमीज है। दूसरी बात सुनो दूसरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। अब आपने 10 क्वेश्चन किए, उसमें 5 आपके क्या है, गलत है, अब 5 क्या है, मेरा वही समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा एवरेज अच्छा है। चाहे आप बाद में आपके धोखे से गलत हुए हों, बगैर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरा माइंड सेटअप वही हो जाएगा। अब दूसरी बात सुनो, अगर आपको लग रहा है कि 10 में से मैं 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे मेरे, तो इन्हें कभी पहले मत किया करो, इन्हें सबसे लास्ट में किया करो, क्योंकि टीचर जो होता है वो इनको ही देख के 10 क्वेश्चन को देख के बच्चे का वो पता लगा लेता है किसकी कॉपी में क्या है। अब आपने बाद में किए हैं, वो नंबर दे चुका होगा, बाद में काट नहीं कटेगा नहीं। जैसे अगर आपने, अब क्या होता है थ्योरी में, क्या होता है थ्योरी का मतलब होता है कि टीचर सटीक पता नहीं लगा पाता कि बच्चा कैसा है उसको। अब उसके बाद इतना भी टाइम नहीं होता कि लाइन टू लाइन पढ़े, समझ गए हम लोग। तो अगर पहले आपने लॉन्ग या शॉर्ट किए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अनुमान तुम्हारा बाद में जाके लगाएगा, पहले उसे पूरी कॉपी चेक करनी पड़ेगी, और वो नंबर दे चुका होगा तो बाद में कम नहीं कर सकता, चाहे आपके 10 के बाद में 10 के 10 गलत हो, यही 10 नंबर जाएंगे तुम्हारे, बकाया सही नंबर तो मिल चुके होंगे। आप लोग ये देखते हो कि अगर पहले पेपर में शॉर्ट दिया हुआ है तो हम शॉर्ट ही करेंगे, पहले अगर उसके बाद लॉन्ग दिया है तो लॉन्ग ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर का मतलब, पेपर का मतलब होता है तुम्हें किस पैटर्न में आता हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं 10 के 10 सही करूंगा तो हमेशा पहले करना, ध्यान रखना, और बाद में तुम कुछ भी लिखे आना, रामायण लिखाना, तब भी आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपको पता है कि 2 या 3 मेरे गलत जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, सही है, आप लोग पेपर देखते 10 मिनट उसमें खाली ऑब्जेक्टिव देखा करो बस, और उन्हें तुरंत लगा लिया करो। आपको लग रहा है 10 सही है तो बस ठीक है, और आपको लग रहा है 2-3 में डाउट है तो क्या कह रहा हूँ, फिर पीछे क्वेश्चन वाला, और पहले क्या करो, लॉन्ग या फिर या शॉर्ट, समझ गए हम लोग। ये ध्यान रखना होता है। दूसरी बात ध्यान रखो, आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से पता है पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि पहले वो आपने लॉन्ग लाइन डाल दिया, उसमें मान ली 2 लिखनी है आपको, तो पहले नंबर से मतलब नहीं है, पहले वो लिखो जो आपको आता हो, जिससे स्टार्टिंग में जो होता है वो एक चीजों को हैंडल करना, उससे हमें फिर अच्छे नंबर मिलते हैं। और साथ में हेडिंग, या आपको लग रहा है कि हेडिंग मुझे कोई बात पता है अच्छी, तो उसको एकदम ब्रैकेट में बंद करके लिखना, अलग पेन से लिखना, सही है, उसको ऐसे से करना, ये सब चीजें करते हैं, सही है। हाँ, तो वो सब चीजें क्या होती है, कॉपी को अच्छा बनाती है। पहली बात कटिंग नहीं करना है, दूसरा आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, तीसरा ध्यान एक बात और ध्यान रखा करो, ये भी गलती मत किया करो कि ये पेज है, कुछ बच्चे ये बहुत करते हैं, अपना दिखाते हैं कि हम तो ज्यादा पेज भरा है, उन्होंने इतना इधर से ले लिया, इतना इधर से, इतने लिख रहा है बैठ के, और बाद में कह रहे हैं मैंने 2 आई भर दी। बेटा वो टीचर बेवकूफ समझता है बिल्कुल। आप लोग कोशिश किया करो खाली एक तरफ लाइन करने की, बस डबल, और बकाया देखो आराम बैठ के, समझ रहे हो। तो ये सब तरीका बता रहा हूँ मैं लिखने की। अगर आपने ऐसे कॉपी को लिखा है तो गारंटी कर रहा हूँ आप लोग फेल नहीं होगे, चाहे नंबर भले ही कम तो नहीं आएंगे, अच्छे आएंगे। अगर आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर टॉपिक के बारे में है तो। दूसरा, क्वेश्चन का भी मैं छोड़ा करूँ, चाहे कुछ भी आता हो उसके संबंधित लेकिन लिख दिया करो, ये सब तरीके होते हैं। और क्या होता है, और बेसिक में क्या लग रहा है, वहाँ पे सब बच्चे क्या वो वाले आते हैं, नीट IIT वाले,
वो सब गधे ही होते हैं जो तुम्हारे साथ में होते हैं, लगभग वो भी सब ऐसे ही वाले। तुम तब भी इतने बैठो यहाँ, सब अच्छे हो, सब जानते हो बायोलॉजी क्या होती है, क्या क्या चैप्टर होते हैं यहाँ पे, क्या क्या पढ़ना होता है। और तो बच्चे ऐसे आते हैं जैसे मैं बीट का पेपर दे रहा, मैं तो कहता हूँ कि मेरा वो कहता है ऐसा था, ऐसा मैं जानता ही नहीं कि ये है क्या। तो मैंने एक का बराबर देखा, मैंने देखूं भाई क्या लिख रहा है ये, तो वो इतना मुझसे भी अंदर लिख रहा था, वो पता नहीं क्या लिख रहा था, तो मैंने कहाँ से आया है, बोला कुछ ना भैया, वो बता रहा था कुछ होता नहीं, कंपनी में काम करता होगा तो उसे पता है कि बीट के पेपर आ गया तो वो आ गया, अब बताओ वो क्या लिखेगा। तो ऐसे से बच्चे तुम्हारे साथ बैठे होंगे जो खाली बेसिक, मतलब उन्हें नॉर्मल कोई नॉलेज नहीं है, बना के, और ये मत सोचना कि मैं लिख रहा हूँ बना के, लेकिन पूरा पीरियड ही है सब। और टीचर्स को पता होता है कि बच्चे ने बना के लिखा है, मुझे ही पता है ना बेसिक को भी चेक करूंगा, मुझे पता है ना बेसिक बच्चे कैसे होते हैं। अगर मैं उनकी एक लाइन देखूंगा तो उसको सबको फिल कर दूंगा, इसका मतलब। तो ये तरीका होता है, आप लोग ये तरीका पढ़ो किया करो और उसके बाद फेल करवा दिया, फेल करवा दिया उससे। बेटा आप लोग ठीक है, एक आप लोग ये समझ गए साइमस, ये देखो आप शांत जाओ, समझ गए आप बेसिक में पढ़ना, ठीक है, इधर फोकस रखो, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, अब बातें मत करो, हम लोग अब सुन लो जब। हम लोग दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड पहली कौन सी थी, पिट्यूटरी, और दूसरी एड्रिनल ग्लैंड, ये दूसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो आपको बताइए कहाँ पे होती है, किडनी के जस्ट ऊपर है, किडनी के ऊपर होती है, एक किडनी हमारी साइड होती है, एक साइड होती है, दोनों किडनी के ऊपर होती है। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, देखो ये जो तुम्हारी लोकेशन है एड्रिनल ग्लैंड की, और यहाँ पे ये क्या है बेटा, ग्लैंड का पार्ट। तो यहाँ पे बताओ ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, मेडुला, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, कॉर्टेक्स। मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो अलग हार्मोन बनाता है, और मेडुला वाला होता है वो अलग हार्मोन बनाता है, सही है। हम लोगों को दोनों टाइप के हार्मोन अलग अलग टाइप से पढ़ने होंगे। कॉर्टेक्स वाला जो अभी मैं बता रहा था आपको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ध्यान रहे, वो इसी कॉर्टेक्स की बात हो रही थी, समझ गए हम लोग। और मेडुला से कौन से बनते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, मैंने बहुत बार बात की है, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो एड्रिनल मेडुला वाला पोर्शन होता है उससे इमरजेंसी हार्मोन का मतलब बनता था, एकदम हमारा रेट हार्ट बीट बढ़ जाता है, बताया था, पेपर डायरेक्ट हो जाता है, पसीना आने लगता है लड़ाई के टाइम पे, एकदम सीरियस होता है, तो वो होता है मेडुला वाला रीजन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो कितने पार्ट में डिवाइड है, दो, एक है कॉर्टेक्स, दूसरा कौन सा है, मेडुला। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कह रहा है आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, कितनी होती हैं, वन पेयर मतलब दो होती हैं। अगले कह रहे हैं वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, द ग्लैंड, सही है। ये कह रहा है द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड द एड्रिनल मेडुला, और साइड वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ बात कॉर्टेक्स और मेडुला की इसलिए हो रही है क्योंकि बेटा यहाँ पे अलग अलग हार्मोन का क्या हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगले देखो, अरे हार्मोन्स के बारे में बात बताया क्या, पहले तो नहीं बता दी। यहाँ देखो कह रहे हैं अंडर प्रोडक्शन, क्या कह रहे हैं, ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला ध्यान रखना, अलग अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर इनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, किसका, कॉर्टेक्स वाले रीजन से हार्मोन्स का, ठीक है, जिसमें तुम्हारा मेन तो वही होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जांपल होता है कॉर्टिसोल। क्या होता है, कॉर्टिसोल। अगर उसका सीक्रेशन कम होगा तो हमेशा तुम्हें ऐसा लगेगा कि बिना मतलब के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कभी ऐसा होता है अच्छा नहीं लगता है बिना मतलब के, खाना भी खाया होता है, पैसे भी जेब में होते हैं, सब कुछ होता है, बात भी इसके बाद
तो लोग बात कर रहा हूँ, बात भी हो गई है, इसके बाद पढ़ाई भी कर ली है, पापा मम्मी भी ठीक है, सब कुछ ठीक, भाई भी ठीक है, सिस्टर भी ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लगता है पता नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो यही चीज है एडिशन। ओके, लिख लो यहाँ पे कुछ भी अच्छा ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कब होता है ऐसा बेटा, जब यहाँ पे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आपकी बॉडी में क्या लगेगी, थकावट, क्या लगेगी, थकावट, और कह रहा है वीकनेस, मतलब अपने आप से लगेगा कमजोरी सी हो रही है, ठीक है, फील हो रही है, और इसी चीज को बोलते हैं एडिशंस डिजीज। सही है, अगले देखो, यहाँ पे कह रहा है एड्रिनल मेडुला वाले पार्टिकल कर रहा है, किसी कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर 1 लिख लो, ये स्टार ऐसा मान लिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एड्रिनल मेडुला। कह रहा है सीक्रेट 2 हार्मोन, कितने हार्मोन बेटा, 2, एक होता है एड्रिनलिन और दूसरा कौन सा होता है, नॉर एड्रिनलिन, या हम उसको बोल सकते हैं एपिनेफ्रिन और इसको बोल सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। इनको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। अभी इसमें लिखा होगा दीज आर कॉमनली कॉल्ड, इनको बोलते हैं कैचाकोलामिन, क्या बोलते हैं बेटा, ये इनकी कैटेगरी है, क्या है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी स्टार होना। अच्छा एक बात आपको बताएं, इन हार्मोन्स को बनाने के लिए भी टायरोसिन हमारे शरीर में पड़ती है, कौन सा, टायरोसिन, अगर देखो तो लिख लो टायरोसिन, यानी कि हमारी बॉडी में 2 हार्मोन है जिनको बनाने के लिए जरूरत पड़ती है अमाइनो एसिड की। एक पहला कौन सा है, ये वाला ये इमरजेंसी हार्मोन, और दूसरा थायरोक्सिन वाला, ठीक है, क्लियर। अगले देखो, कह रहा है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पांस टू स्ट्रेस। कब होता है इनका सीक्रेशन, स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, या बोलते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। सही है, और फियर भी होता है, इन्हें बोलते हैं 3F हार्मोन, क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन, ये भी क्वेश्चन आता है, यानी कि फाइट फ्लाइट और फियर, ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन। सही है, फाइट फ्लाइट और फियर, क्योंकि इनका सीक्रेशन होता है इमरजेंसी कंडीशन पे। इमरजेंसी का मतलब आपकी बॉडी में एकदम चेंज चल रहा है, आप अच्छे खासे बैठे हो, अभी ऐसा होता है कभी-कभी कि हम लोग नाइट में ऐसा होता है छत पे होते मान लिया अकेले, और क्या हुआ एकदम से पहले तो सही थे, फोन चला रहे थे, जैसे फोन बंद किया थोड़ा सा ध्यान आ गया, क्या भूत होता है कुछ, अब तो क्या हुआ तुम्हारा बॉडी अचानक सही है चेंज ही हो गया, अब तो लग रहा है कि जल्दी नीचे चलो वरना तो भूत ना आ जाए कहीं। तो ये सब जो इमरजेंसी कंडीशन सिचुएशन होता है उन्हें बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्लियर, ये लड़ाई होती है, तुम देखा होगा कभी तुम लड़ाई हो रही घर वालों की, मम्मी बोली किसी से, वो गाली में दे रही दूसरे को, एक नहीं है, हम शांत खड़े हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बात आती है, फिर लगता है अरे अब तो तुम अनकंट्रोल हो गए तुम, होता है कुछ लोगों में जल्दी सीरियस होता है, कुछ लोगों में लेट होकर सीरियस होता है, लेकिन होता जरूर है, ठीक है। अरे देखो कह रहा है दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, ये हार्मोन का सीक्रेशन होगा तो तुम क्या हो जाओगे, अलर्ट। अलर्ट का मतलब है इतने अलर्ट हो जाओगे कि अगर पास से छिपकली भी चली जाए तो तुम्हें लगेगा पता नहीं भूत चला गया, पता नहीं होता है। या कभी ऐसा होता है कि कोई पेड़ होता है, ऐसा तुम्हें नई नई चीज दिखाई देंगी, पेड़ होता है, तुम्हें लग रहा है तुम डेली देखते हो उसको, लेकिन उस दिन तुम लगेगा यार ये क्या हो, ये क्या है, अचानक लगता है ये क्या है, ध्यान आता है पेड़ है। ऐसा होता है ना कभी कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे सपोज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बहुत पहले की, छोटे थे आपने होगा जब छोटे होते थे उस टाइम पे घड़ी आई थी वो वाली तो जलती थी अपने आप, आज जलती थी अपने आप, मतलब हमें जलती रहती है हमेशा, रेडियम वाली यहाँ ऐसे मिलती थी 20-25 रुपए, पानी में वो पड़ी रहती थी, अभी पड़ी रहती है, मार्केट में जाओगे तो वो मैं बहुत पहले बता रहा हूँ, मैं खरीद के लाया। अब उसने मुझे बताया था कि हमें जलती रहती है तो उस चक्कर से लेके आया था, रात में भी टाइम ले सकते हो आराम से। अब क्या हुआ, मैं शाम को सो गया, सही है, और रात के ऐसे 12-1 बजे में मेरी आँख खुल गई अचानक। अब मैं सोचो मेरे हाथ में मदे भी ये हो, मैं सोच रहा हूँ ये है क्या, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उस टाइम बता रहा हूँ, इतना मैं डर गया था उस टाइम, और मुझे ये भी उस टाइम नहीं पता लगा था कि मैं हाथ ही चला दूँ, ऐसे ध्यान आ जाएगी घड़ी लेके आया हूँ, मैं ऐसे रखा था और मुझे ऐसे दिखाई दे रही थी, मैं कहूँ है क्या, मैं इतना दुखी, मतलब कभी पसीना आ गया एकदम,
फिर मैं इतना डर गया था उस टाइम, और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ऐसा होता नहीं कि हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि ला उठ जाएं, मम्मी उठा दें, ये क्या है। जब मैंने ऐसे हाथ चलाया मेरे साथ तो ये साथ घूम रही है, देखा अरे ये घड़ी है, अगर समझ आया तो ऐसा रहता है, कभी रहता नहीं रहता है। तो ये सीखने से होता है, तो ऐसा होता है, पता है। आगे देखो, आगे देखो, तो कह रहा है अलर्टनेस, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। कभी ऐसा होता है कि आप फोन देख रहे हो और अपनी फोन की टार से देख रहे हो, वो मिल नहीं रहा है, कहाँ गया, ऐसा होता है। कभी ऐसा रहता है, जल्दी वाली these hormones, these hormones increase alertness। दूसरा क्या है, पेपिलरी डायलेशन, यानी कि पेपिल क्या हो जाएगा, डायलेट। डायलेट का मतलब आपको ज्यादा देखने लगेगा। दूसरा क्या है, पाइलोरेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि बाल जो होते हैं हाथों के, वो क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं लड़की वजह से। अगले क्या है, स्वेटिंग, यानी कि पसीना आने लगता है, ठीक है, होता है, बहुत तेज पसीना आता है। अगले कह रहा है बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, हार्ट बीट भी बढ़ाएंगे। अगले कह रहा है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बढ़ाएंगे, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी बढ़ाएंगे। अगले कह रहा है कैटेकोलामिन आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन increased contraction of glucose in blood. In addition they also stimulate the breakdown of lipid and, और हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी भी आ जाएगी बहुत सारी, समझ गए। उस टाइम लगता है क्या कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे जो ये समझ गए मेडिकल हार्मोन क्या करते हैं, इनका सिंपल सा मतलब होता है इमरजेंसी कंडीशन ध्यान रखना। तो ये सारी बातें अपने आप देखते ध्यान आ जाएंगी। क्या क्या तुम्हारी इमरजेंसी कंडीशन होता है पता होगा सबको, ठीक है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो बेटा इसको रिवाइज करो अब, ठीक है, रिवाइज करो, जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी नहीं हुआ है बेटा, रिवाइज करो, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं शेड्यूल देख लूंगा क्या है, यहाँ तो रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। हाँ चलो कल करना होगा, ठीक है। पहले आप लोग जा कहाँ रहे बेटा, रिवाइज करो। पढ़ने के लिए बुलाया सब लोग किताब रख रहे हैं। चलो फिर जाओ, ठीक है।